गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है सर? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? डॉक्टर बुलाऊं? नहीं मूलचंदानी, तबीयत ठीक है मेरी। लेकिन मूड ठीक नहीं लग रहा है आपका। आपको कैसे मालूम? सर एक जोक सुनाऊं, अगर आप इजाजत दे तो। मेरी जिंदगी एक जोक बन गई है, तुम क्या जोक सुनाओगे? सर ऐसी मायूसी क्यों? भाभी से कुछ अनबन हुई है? ऐसा ही कुछ समझ लो। ओहो, मैं समझा कोई सीरियस प्रॉब्लम होगा। सर औरतें जितनी जल्दी रूठ जाती हैं ना, उतनी जल्दी मान जाती हैं। बस उनकी डिमांड पूरी कर दो तो खुश। सर आपसे जो मांग रही है दे दो ना। वही तो मैं नहीं दे सकता। सर ये जो आप नहीं दे सकते। डिवोर्स। डिवोर्स? तब तो वाकई सीरियस प्रॉब्लम है। देखो मूलचंदानी, ऑफिस में इस बात का पता किसी को नहीं चलना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं सर? मैं ऐसा भी गया गुजरा इंसान नहीं हूँ कि आप जैसे शरीफ इंसान के जज्बातों को चुगली का सामान बनाऊं। मैं तो ये सोच रहा था कि अभी भी तो आपकी शादी हुई है, अच्छे पोजीशन पर है, अच्छा कमाते हैं और खाने वाले सिर्फ दो। तो ऐसे सुहाने दिनों में डिवोर्स का प्रॉब्लम कैसे आ सकता है? वो जरा पर्सनल मैटर है, यू नो, सम बेडरूम प्रॉब्लम। बुरा ना माने तो एक बात कहूँ सर। हाँ कहो। सर 100 में से 99% तो बेडरूम बीमारियां होती नहीं है। हाँ, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमी का शिकार या कोई जानकारी ना होने के कारण हम समझते हैं कि हम कमजोर हैं या किसी बीमारी के शिकार हैं। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे मालूम? आप तो जानते हैं सर, मुझे हर बात का मूल ढूंढने की आदत है। मेरा एक दोस्त है, हम स्कूल में साथ में पढ़ते थे। मैं हर बात का मूल ढूंढने में रहा और आगे ना बढ़ सका और क्लर्क बन के रह गया और वो बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। आपने भी शायद उसका नाम सुना होगा, डॉक्टर मंगेश वैष्णव। हाँ हाँ, वो बहुत बड़ा सेक्सोलॉजिस्ट है ना, कई बार टीवी और पेपर में देखा है मैंने। वही, कभी कभी मैं उनसे मिलने जाता हूँ, वहीं से छोटी मोटी बातें जानता हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो एक सलाह दूं आपको। क्या? आप भी उनकी सलाह लीजिए, उनसे मिलिए। मैं ले जाऊंगा आपको उनके पास। लेकिन मूलचंदानी, मैं कैसे? देखिए सर, ऐसे मामलों में झिझकिए मत। ऐसे मामलों में हमारी शर्म ही हमारी दुश्मन बनती है। और वैसे भी एक बार मिलने में क्या हर्ज है? वैसे भी वो मेरे दोस्त हैं। समझ लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास नहीं, किसी के दोस्त के पास जा रहे हैं। डॉक्टर, इनसे मिलिए, मेरे बॉस हाँ मिस्टर सर। पवन। हेलो, जस्ट टेक ए सीट। थैंक यू सर। और मूलचंदानी, आजकल किसका मूल ढूंढने में लगे हो? तुम्हारा। मेरा? हम्म। मगर क्यों भाई? अरे यार, एक तुम हो, तुमने इतना बड़ा नाम कमाया, सब तुम्हें जानते, और मुझे मेरी गली का कुत्ता भी नहीं पहचानता। रात को जब देर से घर पहुंचता हूँ ना, पीछे पड़ जाते हैं, काटने को दौड़ते हैं, कुत्ते कहीं के। तो जाओ, जाकर उसका भी मूल ढूंढो। वो तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगा, वरना मेरा नाम मूल चंदानी भी बदनाम हो जाएगा। सही है। मेरी छोड़ो, इनकी समस्या को हल करो। हाँ तो मिस्टर पवन, ये बताइए, ऐसी क्या बात हुई कि मामला डाइवोर्स तक पहुंच गया? आपकी शादी कैसे हुई थी? आई मीन, इट इज लव मैरिज और अरेंज? जी, अरेंज्ड मैरिज। पहली नज़र में प्रिया मुझे पसंद आ गई थी और मैं उसे चाहने लगा था। वो चाहत आज भी बरकरार है, लेकिन सिर्फ चाहत से क्या होता है। मैं सर उसे वो खुशियां नहीं दे पाया जो एक पति को एक पत्नी को देनी चाहिए। मिस्टर पवन, एक काम कीजिए, शुरू से सारी बात मुझे डिटेल में बताइए, ताकि पूरा केस मुझे समझ में आ जाए। हमारी शादी
हाँ तो मिस्टर पवन, ये बताइए कि फाइनली आपके और आपकी पत्नी के बीच में शारीरिक संबंध कब स्थापित हुआ? डॉक्टर साहब, मैंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन आज तक कामयाबी नहीं मिली। किस तरह की कोशिश, जरा डिटेल में बताएंगे प्लीज। दरअसल देखिए, झिझकने की कोई जरूरत नहीं है, आप बेफिक्र होके बताइए प्लीज। दरअसल बात यह है डॉक्टर साहब कि मैं जब भी कोशिश करता हूँ तो अर्ली डिस्चार्ज। मैं भी समझ सकता हूँ डॉक्टर साहब, अगर किसी स्त्री को सेक्स में संतुष्टि ना मिले, वो भी ऐसे ही रिएक्ट करेगी जैसा प्रिया ने किया। वैसे भी मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ। डोंट वरी मिस्टर पवन, आपका केस कुछ कुछ मेरी समझ में आ चुका है। मैं कुछ दिन के लिए दिल्ली सेमिनार अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ। जी। मुझे आप 4-5 दिन के बाद आके मिलिए, तब तक मैं पूरा केस आपका स्टडी कर लेता हूँ। और डोंट वरी, आपकी समस्या सुलझाने की जिम्मेदारी अब मेरी है, ठीक है? ओके डॉक्टर साहब, मैं अभी चलता हूँ। ओके। थैंक यू, नाइस टू मीट यू सर। एक मिनट, मूलचंदानी को जरा अंदर भेज दीजिए। जी सर। थैंक यू। थैंक यू सर। मिल गया सोल्यूशन? मिल जाएगा। लेकिन ये कहने की बात है, मेरे साहब बहुत सीधे साधे हैं। हम्म। मेरी समझ में नहीं आता कि इन जैसे शरीफ इंसानों के साथ ही ऐसा क्यों होता है। डोंट वरी, तुम्हारे सांप का टेढ़ा प्रॉब्लम में एकदम सीधा कर दूंगा। बस मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे डिटेल में जाना पड़ेगा। यानी कि मूल तक? अरे ये तो अपना पेशा है खानदानी, इसलिए तो नाम है मेरा मूल चंदानी। बता क्या करना है? तुम है ना, जाके उनकी वाइफ का पीछा करो। अपने साथ में कैमरा लेके जाना मत भूलना। जाके देखो वो किससे मिलती है, क्या करती है, पूरी डिटेल मुझे लाके दो। समझ गए? समझ गया। जेम्स बॉन्ड 007। मिस्टर पवन, आपकी समस्या है फोर प्ले। काम क्रिया से पहले जो समय होता है वो आपके लिए इतना लंबा हो जाता है कि जो चरम सीमा होती है, वो जो समागम पे खत्म होनी चाहिए, वो पहले ही खत्म हो जाती है और आप समागम से पहले ही डिस्चार्ज हो जाते हैं। और आप ये समझते हैं कि ये आपकी कमजोरी है, ये आपकी बीमारी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मिस्टर पवन, शीघ्र पतन यानी अर्ली डिस्चार्ज एक मानसिक अवस्था है, टेम्पररी मानसिक अवस्था। बहुत दिनों से समागम नहीं करने की वजह से, अपने प्रिय पात्र को मिलने की वजह से, कभी सेक्स के बारे में बहुत सोचने से, कभी फैंटेसी या एक कल्पना करने से भी अर्ली डिस्चार्ज हो जाता है। वैसे तो ये टेम्पररी समस्या है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक रहे तो जाके कोई क्वालिफाइड डॉक्टर को बताना चाहिए। और एक बात याद रखना, कभी भी जो पेपर में या मैगजीन में जो एडवर्टाइजमेंट आती है, वैसे लोगों को जाके दिखा के अपनी दौलत गंवाना और अपनी बीमारियों को बढ़ाना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों की बातों में कभी नहीं आना चाहिए। मिस्टर पवन, मैं आपको कुछ नुस्खे बताता हूँ, वो आप शुरू कर दीजिए। जैसे आप उसे आजमाना शुरू कर देंगे, वैसे वैसे आपकी जिंदगी में चेंज आना शुरू हो जाएगा। जैसे आप खुद ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं तो आप अपना ध्यान कहीं और जगह पे लगाइए और कोशिश कीजिए कि आपकी पत्नी भी उसी में इतनी इन्वॉल्व हो जाए जितने आप इन्वॉल्व होते हैं।
क्योंकि जब तक दोनों लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक सेक्स का जो आनंद है वो आपको मिलेगा नहीं। मेरे बताए हुए आइडिया का अगर आप अमल करेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि 100% रिजल्ट अच्छा ही होगा। बस आप जरा ध्यान से वो कीजिए और जो भी हो उसका पूरा पूरा रिपोर्ट आप मुझे फोन पे बताते रहिए, ठीक है? अरे प्रिया, इसमें मेरे कुछ ज़रूरी फाइल और मैगजीन्स हैं, इसको तुम कबर्ड में रख दो, मैं नहा कर आता हूँ। ओके। अच्छा हाँ, हम्म? एक बात और, मैं इंग्लिश मूवी की सीडी लाया हूँ। वैसे एडल्ट तो है, लेकिन हस्बैंड वाइफ के बीच में कैसी शर्म। मैं नहा कर आता हूँ। हाँ? ठीक है। प्रिया, मेरी नाइट ड्रेस कहाँ है? वहाँ पर है। थैंक यू। आइए मिस्टर पवन, बैठिए। बड़े खुश लग रहे हैं। लगता है आपकी कोशिशों ने कामयाबी का रूप ले लिया है। जी हाँ डॉक्टर साहब, लेकिन यह कामयाबी आप ही की वजह से मिली है मुझे। ये आपके लिए मिठाई है। इसकी क्या जरूरत थी? इसकी ज़रूरत थी क्योंकि मेरी बेरंग और बेस्वाद ज़िंदगी में आपने ही तो खुशियों के रंग भरे हैं, और मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। इसमें एहसान की क्या बात है, ये तो हर डॉक्टर का फर्ज है। लेकिन मिस्टर पवन, मुझे लगता है कि अभी तक आपकी 100% ट्रीटमेंट नहीं हुई है। क्या मतलब है डॉक्टर साहब? घबराइए नहीं, कोई सीरियस बात नहीं है। बस आपकी पत्नी को मेरे क्लिनिक में एक बार लेकर आइए। वो क्यों डॉक्टर साहब? वो इसलिए कि क्रिकेट में जैसे दोनों बैट्समैन के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो तब रन बनते हैं, इसी तरह मैरिज लाइफ में पति और पत्नी के बीच में इमोशनली अंडरस्टैंडिंग हो तभी मैरिज लाइफ की सेंचुरी पूरी हो सकती है। तुम्हारी तरफ का प्रॉब्लम तो सोल्व हो गया है, लेकिन तुम्हारी वाइफ का पॉइंट ऑफ व्यू जानना भी बहुत जरूरी है। ओह या डॉक्टर साहब, आई अंडरस्टैंड। ओके या डॉक्टर साहब, आई अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। बाय।
मैं नहीं पहचानती इसे। कौन है ये? शायद इसे पहचानती हो। इसका मतलब आप मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं? मैडम, मैं नहीं, रॉकी आपको ब्लैकमेल कर रहा है, और वो भी इमोशनली। आप झूठ बोल रहे हैं। वो मुझे चाहता है। चाहता है आपको? ठीक है, ये कुछ और फोटोग्राफ है, देख लीजिए। प्रिया जी, आप नादानियत में गुमराह हो रही है और रॉकी जैसे लोफर के हाथ का खिलौना बनकर अपनी ही जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। दरअसल पवन जी कुछ अपनी समस्या लेकर मेरे पास आए थे। से कितनी ही लड़कियों को शादी का सपना दिखाकर रॉकी उनके जिस्मों के साथ खेलता है। आपकी जैसी उम्र के लड़के लड़कियों में एक आकर्षण होता है और वो उसे प्यार नहीं जाने। जो हुआ उसे बुरा सपना समझ के भूल जाइए, नए सिरे से जिंदगी शुरू कीजिए, क्योंकि पवन कुमार बहुत अच्छे आदमी हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो आपको चाहते भी है। आपकी बात सच है डॉक्टर साहब। अरे आइए पवन जी, हम आपके बारे में ही बात कर रहे थे। क्यों, किसी दवा का एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं क्या मुझ पे? नाउ नो एक्सपेरिमेंट, ओनली एंजॉयमेंट। बेस्ट ऑफ लक टू यू थैंक फॉर यू। योर फ्यूचर लाइफ। थैंक यू सर। ओके, चलो प्रिया। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? रॉकी। रॉकी? हाँ बोलो। हाँ, आ जाओ मिलने। मैं नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? बोला ना, नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? दोबारा मुझे फोन करने की या मिलने की कोशिश भी मत करना। तुम जानते हो ना, एक शादीशुदा औरत को परेशान करने से पुलिस वाले क्या हर्ष करते हैं? जानता हूँ, देख लूंगा मैं। शट अप। आप? वो एक्चुअली उस दिन आप टिकट लाए थे। कौन सी? अच्छा, वो कुल्लू मनाली वाली। हाँ हाँ, वही। वो तो मैंने कैंसिल करवा दी। तुम्हारी मम्मी की तबीयत जो खराब थी। मम्मी को अब कोई तकलीफ नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, टिकट तो मैं करवा लूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मुझे रिश्वत देनी पड़ेगी। रिश्वत देनी पड़ेगी? कैसी? ऐसी। दोस्तों, जिंदगी में जितनी समस्या है, प्रॉब्लम है, उतने ही समाधान भी है, सॉल्यूशन भी है। पवन कुमार के केस के बारे में जान के आपको अर्ली डिस्चार्ज यानी कि शीघ्र पतन के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? सर, एड्स एक खतरनाक बीमारी है और इसका इलाज सारी दुनिया में अब तक नहीं निकला। क्या ये सही है? सही कह रहे दोस्त। एड्स की बीमारी ने हमारे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में हंगामा मचा के रखा है। बहुत सारे देश की बहुत बड़ी बड़ी सरकारें अपने देश के नागरिकों को इस बीमारी से बचाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करती है। बड़े से बड़े मेडिकल साइंटिस्ट इस बीमारी की दवा ढूंढने में लगे हुए हैं। अभी कुछ साल पहले मैं एक मेडिकल सेमिनार में गया था। वहाँ मेरे एक डॉक्टर मित्र ने मुझे ये सच्चा किस्सा सुनाया था, जो मैं आपको सुनाता हूँ। एक सीधा साधा लड़का था और एक लड़की से प्यार करता था। उसका नाम था दीपक और वो भी आप ही की तरह एक कॉलेज स्टूडेंट था। अपने पिताजी के साथ में एक छोटे से शहर में रहता था। दीपक,
ये सिर्फ एक अंगूठी ही तो नहीं, हमारे प्यार का वो अटूट बंधन है जो हमें इस जन्म में ही नहीं, आने वाले सब जन्मों में कभी अलग नहीं होने देगा, हमेशा हमारा साथ रहेगा। और दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती, ऊपर वाला भी नहीं। पता है, ज्योति के बिना दीपक का कोई अस्तित्व नहीं है, और दीपक बिना ज्योति का कोई वजूद नहीं। लेकिन इस ज्योति को कुछ दिनों के लिए दीपक से अलग होना पड़ेगा। क्या मतलब? मतलब ये मेरी जान कि हम कुछ दिनों के लिए मुंबई जा रहे हैं। हम मतलब मैं और तुम? अच्छा, शादी से पहले हनीमून, हाँ? लेकिन मेरी जान, ये अमेरिका नहीं, इंडिया है। और भगवान का शुक्र है कि यहाँ गंगा आज भी सीधी बहती है, उल्टी नहीं। मैं तुम्हारे साथ थोड़ी ना जा रहा हूँ। तो मैं तो उसके साथ जा रहा हूँ। किसके साथ? वो मैं नहीं बता सकता। ठीक है, मत बताओ। हाय, ये रुटने की अदा कहीं हमारी जान न ले ले। जानती हो, अगर ज्योति रूठ जाए तो क्या होता है? दीपक बुझ जाता है। जानना चाहती हूँ मैं किसके साथ जा रहा हूँ? नहीं जानना है? नहीं। मैं बता रहा हूँ, सचमुच नहीं जानना है? नहीं। अरे 4 दिनों की तो बात है। वो मेरा दोस्त संजू है ना, संजू, अरे संजू सुपारी, उसने अचानक प्लान बना लिया। बोला तुझे तो चलना ही पड़ेगा। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं हो आऊं। अच्छा, प्लान बनाने के बाद परमिशन? जाओ बच्चों, अभी तो एंगेजमेंट हुई है। शादी के बाद तुम्हें पल्लू से बांध के रखूंगी। और हाँ मेरे हीरो, मुंबई जाकर किसी हीरोइन के साथ आंख मिचोली मत खेलना, वरना। तौबा मेरी तौबा, मेरी शामत आई है। हाँ हाँ हाँ, जैसे वहाँ कोई हीरोइन तुम्हारा इंतजार ही कर रही है ना आंख मिचोली खेलने के लिए। हीरोइन तो क्या, कोई परी भी आ जाए ना तो तुम्हारी जगह नहीं ले सकती। मेरी जिंदगी में, मेरे दिल में तुम हो। पापा, पापा, 4-5 दिनों की तो बात है। दीपक, मैं तुमसे 4-5 घंटे दूर रहता हूं ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है बेटा। और 4-5 दिन तो। आई नो पापा, मम्मी के जाने के बाद एक मैं ही आपके जीने का मकसद रहा हूं। आपने मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। मुझे भी आपसे दूर जाते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, पर उस संजू ने। देख बेटा, जा शौक से मुंबई जा और जी खोल कर ऐश करना। क्योंकि इस फाइनल ईयर के रिजल्ट के बाद मैं तुम्हारी शादी करने वाला हूं। उसके बाद तू गृहस्थी वाला हो जाएगा और फिर ऐसी मौज कहाँ। पापा अभी ना। इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? और तू तो अच्छी तरह से जानता है कि हम दोनों बाप बेटा कम, दोस्त ज्यादा हैं। लेकिन दीपक, तो उससे दूर रहने के ख्याल से खैर छोड़, मुंबई जा और दिन में कम से कम 4 बार फोन करना। 4 बार? हाँ हाँ, 4 बार। कम से कम तेरी आवाज सुनकर मेरे दिल को तसल्ली तो मिलेगी। और जी खोल कर पैसे खर्च करना, जरा भी चिंता मत करना। हाँ, ले और कुछ पैसे ले ले। पापा इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपने पहले काफी दे दिया है, रखो इसे। ले 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 बेटा, ले ले। बिना धुआं किए मधुमक्खी के छज्जे से शहद टपक रहा है। ले 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 ले, वरना ये तेरा कंजूस मक्खी चूस बाप और पैसा दे। ओए डॉक्टर, अरे कंजूस होगा तू, तेरा बाप, तेरा मरीज, तेरा कंपाउंडर। अबे मैंने मेरे बेटे के सामने पैसे का मुंह नहीं देखा अब तक। लेकिन देख, मैं तेरा मुंह देखने के लिए आ गया हूँ। मेरा मुंह देखने के लिए नहीं, मुफ्त की चाय पीने आ गया सवेरे सवेरे। आ गई ना कंजूसी सामने। सिर्फ चाय पिलाएगा, नाश्ता नहीं कराएगा। मैं तो तुम्हें वास्तव ही कहूंगा, क्योंकि श्री यानी कि लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी जी को तो तूने
तिजोरी में बंद करके रखा है। रखना पड़ता है माथुर, नहीं तो तेरे जैसे झोला छाप डॉक्टर ना अच्छे खासे इंसान को मरीज बनाकर उसका बैंक बैलेंस कम करवाने के चक्कर में लगे रहते हैं। बस बस बस, आप दोनों जब भी मिलते हो ना, भारत और पाकिस्तान का मैच शुरू हो जाता है, वो भी फाइनल। अच्छा डॉक्टर अंकल, ये तो बताइए आज सवेरे सवेरे, हाँ सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है बेटा। ये जो तुम्हारे पास वाले मिस्टर सक्सेना है ना, उनको थोड़ी सांस की बीमारी हो गई थी, इसीलिए आना पड़ा। और वहां जाकर पता चला कि तुम मुंबई जा रहे हो, इसीलिए सोचा कि तुमसे भी मिल लूं। और ये तुम्हारे बाप का बैंक बैलेंस भी कुछ कम कर दूं, चाय वाय पीकर। अच्छा अंकल, ये बताइए मुंबई से आपके लिए क्या लेकर आऊं? कुछ नहीं बेटा, हाँ, ये तुम्हारे पापा के लिए एक वॉकिंग स्टिक लेकर आना। इस बुढ़ापे में बेचारे को कुछ काम आ जाएगी। ओए माथुर, मैं बूढ़ा नहीं, बूढ़ा होगा तू, मैं तो अभी भी जवान हूँ। हाँ, मेरे जवान दोस्त, एक काम करते हैं, दीपक से पहले तुझे दूल्हा बना देते हैं। अरे दीपक, हाँ? मुंबई से कोई खूबसूरत हीरोइन से अपने बाप के रिश्ते की बात चला देना। क्योंकि कॉलेज में ये लड़कियों के साथ बात करने में शर्माता था, इसकी तरफ से मुझे ही बात करनी पड़ती थी। हाँ, और उसमें भी तू लोचा करता था। लोचा? अरे मैंने कब लोचा किया? अरे हाँ, वो करिश्मा वाली बात। उसमें क्या हुआ दीपक पता है? रेशमा की जगह मैं करिश्मा को लेटर दे आया। और वो निकली प्रिंसिपल साहब की बेटी। ओह, अरे 10 दिन तक मैंने और तुम्हारे बाप यार संजू, मुंबई में बहुत भीड़ है यार। अरे तुमने अभी तो यहाँ के दिन के नज़ारे ही देखे यार। यहाँ की हसीन शाम और रंगीन रात के नज़ारे देखोगे तो जिंदगी भर होश में आने का नाम नहीं लोगे। क्या बात कर रहा है यार? सच्ची यार, चल मैं तुम्हें दिखाता हूँ मुंबई का वो पहलू, जहाँ पे शाम आती है छलकता हुआ जाम लेकर। अच्छा, हाँ, क्या सोच रहा है? ये ज़हरा बाई की दुकान है। यहाँ जिस्म नहीं, जेवर बिकते हैं। वो क्या कह
चल मेरे हीरो, शर्माता क्यों संजू है? संजू संजू, चल ये क्या कर रही हो? जरा देखूं तो सही मेरे राजा को कहाँ कहाँ पे चोट आई है। यहाँ लगा है और यहाँ भी लगा है। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूँ, जिसे पीने से तुम्हारे बदन का सारा दर्द चला जाएगा और फिर वो मेरे बदन में आ जाएगा। क्या कुछ नहीं, दर्द है दवाई। दवाई? ये तो गया। अब तू भी जा, धंधे का टाइम है, खोटी मत कर। हम्म, ये लो, ये क्या था? ये स्पेशल दवाई है, पलंग तोड़ दवाई। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। पता नहीं ये बिना स्टैम्प के पोस्ट कार्ड मेरे ही डाक खाने में क्यों आ जाते हैं। ये क्या हो रहा है मुझे? कहाँ आ गया मैं? कौन हो तुम? मैं जूही हूँ। तुम जन्नत में आए हो राजा, मैं जूही हूँ, जूही। ज्योति, ज्योति मेरी जान, ज्योति, ज्योति। Oh shit! क्यों राजा, तूने तो रात को बजा दिया मेरा बाजा। क्या बोल रही हो? क्यों भूल गए वो दवाई पलंग तोड़? क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे खाली पीली टेंशन ले रहा है यार। अरे इस उम्र में सब कुछ चलता है यार। अरे अभी मस्ती नहीं करेगा तो क्या बुढ़ापे में करेगा? ये लड़का मानने वाला नहीं है। ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी, जो जी में आकर। दीपक बेटा, हाँ? खुश रह बेटा। दीपक, तू इतनी जल्दी वापस आ गया? मैं जानता था तू मेरे बगैर नहीं रह सकता। लेकिन बेटा ये बता, तेरा मुंबई का ट्रिप कैसा रहा? और तू इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? तेरा ट्रिप तो 1 हफ्ते का था ना? कुछ नहीं पापा, वो ऐसे ही। खैर छोड़, ये क्या, मेरा बेटा इतना दुबला कैसे हो गया? खैर छोड़ बेटा, तू फिक्र मत कर, तू चिंता मत कर। मुझे मालूम है तू जर्नी में थक गया होगा। तू आराम कर, नहा धोकर फ्रेश हो जा। मुझे कुछ जरूरी काम हो, निपटा के आता हूँ। फिर बाप बेटा दोनों साथ में बैठकर लंच करेंगे। जी पापा। और ज्योति को फोन कर दे, तेरी आने की खुशी में ना वो बहुत खुश हो जाएगी, मुझसे भी ज्यादा। ठीक है बेटा? अच्छा, कैरी ऑन। क्या बात है दीपक बेटा, माया नगरी मुंबई तुम्हें कैसी लगी? ठीक थी पापा, कुछ खास नहीं। कोई खास नहीं बेटा, जब से तुम मुंबई से आए हो तब से कुछ बुझे बुझे से नजर आते हो। लगता है तुमने वहां पे कुछ एंजॉय नहीं किया, या फिर तुम्हारी दोस्तों से कुछ अनबन तो नहीं हो गई ना? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर ज्योति के साथ तुम्हारी? नहीं पापा,
ज्योति के साथ कोई बात ही नहीं हुई मेरी। ठीक है। हेलो। अंकल मैं ज्योति। हाँ हाँ ज्योति बेटा। गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी हम तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे। हम कौन? अरे हम यानी कि मैं और दीपक। दीपक आ गया? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि दीपक मुंबई से वापस आ गया? नहीं। दीपक, तुमने ज्योति को फोन करके बताया नहीं? पापा वो मैं थक गया था इसलिए बता नहीं पाया। नहीं 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 ज्योति बेटा, क्या है ना, थक गया था इसलिए फोन नहीं कर सका। अभी दीपक क्या कर रहा है? अभी हाँ। हम नौकर के हाथ का खाना खा करके बाप बेटे हॉल में गपशप कर रहे थे। अकेले अकेले मेरे बिना खा लिया? हाँ बेटे, हमारी बहुत तमन्ना है बहू के हाथ का खाना खाने की। आ जाओ ना जल्दी से घर हमारे। आप पापा से बात कर लीजिए। अरे बेटा, जैसे ही तुम्हारे पापा हमको मिलेंगे ना, तुम्हारे जन्म टिक का फरमान जारी करवा दूंगा। फरमान? अरे मेरा मतलब है शादी की डेट पक्की करवा दूंगा। शर्मा गई। ये लो दीपक से बात कर लो। जी। लो। हाँ। कैसे हो दीपक? नहीं, अच्छा हूँ। क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं। तो फिर आज मिलोगे? मिलते हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ। दीपक बेटा, तुम मुझसे लाख छुपाओ, लेकिन कोई न कोई बात ऐसी जरूर है। देखो बेटा, मैं तुम्हारा बाप कम, तुम्हारा दोस्त ज्यादा हूं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो। नहीं पापा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहीं मुंबई नगरी में तुम्हारी किसी लड़की के साथ आंख तो नहीं लग गई ना? हाँ। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ज्योति के सिवा मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता पापा। मैं जानता हूं दीपक बेटा कि तुम ज्योति से बहुत मोहब्बत करते हो, इसलिए तो मैं चाहता हूं कि उसके बाप से मिलकर मैं तुम्हारी शादी की बात जल्द से जल्द पक्की करवा लूं, ताकि तुम्हारी जिंदगी में कोई मायूसी का अंधेरा न छा जाए। ज्योति का प्यार हमेशा उजाला बनकर तुम्हारी जिंदगी को रोशन करता रहे। माय सन, कीप इट अप, एंजॉय योरसेल्फ। तुम्हारे पापा ने मुझसे क्या कहा जानते हो? क्या कहा? उन्होंने कहा कि बहुत तमन्ना है बहू के हाथ का खाना खाने की। हाँ जाता हूँ, मैं उनके साथ ही तो था। अरे हाँ, एक बात तो बताओ, तुम उसके साथ 1 हफ्ते के लिए जाने वाले थे ना, फिर 2 दिन में कैसे वापस आ गए? इतनी याद आ रही थी क्या मेरी? हाँ, याद तो आ रही थी। आज तुम इतने बुझे बुझे क्यों हो? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा चलो फिर आइसक्रीम खाने चलते हैं, तुम्हारी फेवरेट स्ट्रॉबेरी। नहीं यार, आज इच्छा नहीं है। दीपक, चेहरा मन का आईना होता है और तुम्हारी खामोशी आने वाले किसी बड़े तूफान की गवाही दे रही है। वो सुपारी, क्या नाम था उसका? संजू ने कोई बदमाशी तो नहीं की ना? संजू? हाँ। नहीं नहीं, वो क्या बदमाशी करेगा? अच्छा छोड़ो, ये बताओ मुंबई से मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हो? तुम्हारे लिए वो। अच्छा छोड़ो, तुम इतनी जल्दी आ गए, यही मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा है। चले ज्योति? इतनी जल्दी? पहले मैं जाने की जल्दी करती थी और अब तुम। नहीं, वो पापा कह रहे थे कुछ जरूरी काम है, घर जल्दी आ जाना। चले? चलो। अब तो मेरी जिंदगी का एक ही मकसद बचा है तिवारी जी, दीपक की शादी का। मैं भी ज्योति के हाथ पीले कर दूं, उसके बाद चारों धाम की यात्रा करने चला जाऊंगा। तिवारी जी, आप घूमते रहिएगा चारों धाम और मैं रहूंगा अपने धाम, भाई अपनी बहू के हाथ का लज्जतदार खाना खाने के लिए। हाँ। श्रीवास्तव जी, हाँ जी। मैंने अपने पंडित जी से ना मुहूर्त निकलवाया है। हाँ। उन्होंने कहा है कि 15 मार्च की तारीख शादी के लिए अति शुभ दिन है। 15 मार्च की तारीख? हाँ। यानी कि तिवारी जी मैं चलता हूँ। अरे क्या हुआ समझे जी? अरे शादी की तैयारी करनी है, थोड़े दिन तो बचे हैं ना। अरे अभी तो काफी दिन बाकी हैं। नहीं नहीं, फूल वाले को बुक करना है, मिठाई वाले को बुक करना है, बहुत बड़ा मंडप बनवाना है तिवारी जी।
इकलौते बेटे की शादी है, सारा शहर देखेगा, इतने धूमधाम से करूंगा। अच्छा तिवारी जी, मैं चलता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं जानता था यही होगा, इसलिए मैंने दीपक को फोन करके बुला लिया है। दीपक आ रहा है? हाँ, ताकि तुम जल्दी डिजाइन पसंद कर सको, क्योंकि तुम दोनों ही एक दूसरे की पसंद को अच्छी तरह समझ सकते हो। अरे बेटी, ये कार्ड तो लेती जाओ। कौन सी डिजाइन पसंद की है दीपक को कैसे बताओगी? बावली हो गई है। हे ईश्वर, इस बच्ची को ऐसे ही हंसते खेलते रखना, इसके सुख पर कभी कोई दुख की छाया ना पड़ने देना। ये कैसा है? अच्छा है ना? अच्छा है। और ये सबसे डिफरेंट भी है। यही फाइनल करते हैं, ठीक है ना? ठीक है। ओके। दीपक, मेरे कानों में तो अभी से शहनाई के सुर गूंज रहे हैं। तुम दूल्हे बने हो और मैं दुल्हन के रूप में। अच्छा लगेगा ना? अग्नि के वो 7 फेरे, मैं सज के सेज पे बैठी हूँ, तुम धीरे से आते हो और मेरा घूंघट उठाते हो। और फिर याद है ना, हमने एक दूसरे से सुहागरात पर क्या देने का वादा किया था? मुझे तो सब याद है, तुम कहीं भूल तो नहीं गए? अरे दीपक, क्या कर रहे हो? सामने देखो, साइकिल वाला। क्या कर रहे हो दीपक? शिट। अरे इसे चोट लगी, चलो हॉस्पिटल ले चलते। डोंट वरी, सर पे थोड़ी सी चोट लग गई है, खून बह गया है, 1 बोतल खून देना पड़ेगा। डॉक्टर, मरीज का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, जो इस वक्त हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। ब्लड बैंक में फोन किया? जी सर, लेकिन वहाँ भी नहीं है। ओके, मैं दूसरे किसी ब्लड बैंक में फोन करके देखता हूँ। अंकल ऐसी बात हो तो आप मेरा ब्लड ले लीजिए ना। तुम्हारा ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए नेगेटिव। ठीक है, नर्स इन्हें अंदर ले जाओ। आइए आप मेरे साथ। सर, मिस्टर दीपक इज अ हेवी HIV पॉजिटिव। व्हाट? HIV पॉजिटिव? इट इज इम्पॉसिबल। इट इज ट्रू सर। ये तुम क्या कह रहे हो माथुर? मैं सच कह रहा हूँ श्रीवास्तव, दीपक के खून में HIV पॉजिटिव पाया गया है। HIV पॉजिटिव? हेलो हेलो श्रीवास्तव। हाँ बोलो माथुर, क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या मतलब? एड्स का अभी तक कोई इलाज नहीं मिल पाया। और एक बात का खास ध्यान रखना श्रीवास्तव, दीपक को यह मालूम ना होने पाए कि उसे एड्स हुआ है, वरना उसकी रही सही जिंदगी भी मौत से बदतर हो जाएगी। श्रीवास्तव, कंट्रोल योरसेल्फ। दुनिया में कोई भी ऐसी दवा नहीं बनी है जो एड्स जैसी बीमारी को ठीक कर पाए। दीपक को एड्स है और ये बात उसे मालूम हो गई थी, इसीलिए नींद की गोलियां खाकर उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। तुमसे किसने कहा? खुद दीपक ने, जब तुम दवाई लेने के लिए बाहर गए थे। होश में आते ही
कि जब वो मुंबई गया था, वहां किसी कोठे पर भी गया था और वहां किसी वेश्या के साथ शराब पीने के बाद इंसान को भले बुरे की तमीज कहाँ रहती है। इसलिए वो मुंबई से जब वापस आया और उदास रहने लगा। यही सबूत उसके सच्चे और अच्छे कैरेक्टर का है। और फिर भूल किससे नहीं होती। ये बात और है कि ऐसी किसी भूल के बाद मिलने वाली सजा जिंदगी भर के लिए तड़प दे सकती है। कभी न खत्म होने अपने आप को संभालो। मैंने तो अपने आप को संभाल लिया, लेकिन ज्योति को जब इस सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो उसके दिल पे क्या गुजरेगा, ये सोचकर मैं समझ सकता हूँ, कलेजे पर पत्थर रखकर भी उसे बताना तो पड़ेगा ही। अब दीपक की शादी उससे नहीं हो सकती। दीपक के भूल की सजा हम उसको मुझे उसके पिताजी से बात करनी है। मुझे ज्योति को भी समझाना पड़ेगा कि दीपक को हो जाए किसी और के साथ। मैं आपका दर्द समझ सकता हूं श्रीवास्तव जी। कैसे कैसे रूप में ये इंसान के सामने आ जाते हैं। बदनसीबी भगवान किसी को भी ना दे जो एक बाप अपने इकलौते बेटे को अपने सामने तिल तिल करके मरता हुआ देखता है और कुछ ना कर सके। हौसला रखिए, हौसला रखिए श्रीवास्तव जी। मैं भी बड़ी उलझन में हूं, किस तरह से ज्योति को समझाऊंगा। शादी का दिन भी करीब आ रहा है और श्रीवास्तव के साथ आया हूं ज्योति को सच्चाई बताने और ये समझाने की ऐसी बीमारी वाले इंसान के साथ शादी करना यानी अपनी जिंदगी से बेईमानी करना है। दीपक की जिंदगी में तो अंधेरा हो चुका है, लेकिन ज्योति के सूरज को, मेरे कहने का मतलब है उसके सुख के सूरज को हम ग्रहण क्यों लगने दें? यह शादी नहीं हो सकती। ये शादी होगी, क्या? जरूर होगी। मगर बेटी, दीपक को एड्स हुआ है। क्या तुम जानती हो बेटी? हाँ अंकल, मैंने आपके और डॉक्टर अंकल की सारी बातें वहाँ सुन ली थी। दीपक को एड्स है ये सुन के एकदम मेरे दिल पे बिजली गिर गई और मेरे पाँव के तले से जमीन निकल गई। मैं एक दौराहे पे खड़ी हो गई। एक रास्ता था जो दीपक को छोड़कर मैं अपनी जिंदगी बसा सकती थी, और दूसरा जिसमें दीपक अकेला चल रहा था, बेसहारा। मैंने तय कर लिया कि मैं उसको इस तरह बेसहारा नहीं छोड़ूंगी, उसकी हमसफर बनूंगी। मौत तो मुझे, आपको, हम सबको एक दिन आनी ही है, लेकिन जीवन की आज जो अनमोल घड़ियां हमारे पास हैं, हम क्यों जानबूझकर उन्हें आंसू में डुबो दें? फर्ज कीजिए अगर यही बात हमें शादी के बाद पता चली होती तो क्या कर लेते हम? तब बात और होती, लेकिन अभी हमारे पास सोचने के लिए वक्त है। और ये बीमारी कोई मामूली बीमारी नहीं है। मैं जानती हूँ अंकल, एड्स कंट्रोल सोसाइटी, मैं वहीं से आ रही हूँ और मैंने सारी जानकारी भी ले ली है। शादी के बाद अगर कुछ सावधानियां बरती जाएं तो दूसरे जीवन साथी को ये बीमारी नहीं हो सकती। अगर तुम दीपक से शादी कर भी लो तो तुम दोनों को
माँ बाप बनने की इच्छा छोड़नी पड़ेगी। आई नो अंकल, अगर भविष्य में हमें बच्चे की कमी महसूस हुई तो देश में कितने ऐसे हजारों बच्चे हैं, हम किसी को भी गोद ले लेंगे और इस तरह उसे माँ बाप का प्यार भी मिल जाएगा और हमारे जीवन की फुलवारी भी हरी भरी हो जाएगी। देखो बेटी, जल्दबाजी में कोई भी फैसला करने से पहले तुम एक बार फिर से ठंडे दिमाग से सोच लो। कहीं ऐसा न हो कि तुम प्रेम के भावना में बहके शादी तो कर लो, लेकिन बाद में पछताना पड़े। ऐसा आप सोचते हैं अंकल, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने दिल और दिमाग दोनों का कहा माना है और तभी इस फैसले पर पहुंची हूँ। दिल के जरिए मैं दीपक की जिंदगी में रोशनी का उजाला कर सकती हूँ और दिमाग के जरिए मैं अपनी जिंदगी के साथ ईमानदारी कर सकती हूँ। थैंक यू बेटी, थैंक यू सो मच। लेकिन बेटी, दीपक मानेगा क्या? उसे मैं मना लूंगी अंकल। उसका हर आंसू मैं अपनी आंखों में पिरो लूंगी और अपनी हर मुस्कान उसके होठों पे सजा दूंगी। तुम तो बड़े बेवफा निकले। आखिर तोड़ ही दी ना तुमने कसम। नहीं ज्योति, दरअसल किसी ने मुझे जबरदस्ती पिला दी थी, नशे की हालत में। मैं उस बेवफाई की बात नहीं कर रही हूँ। वो तुमसे कमजोर घड़ी में हुई एक भूल थी। हमने साथ में जो कस्में वादे किए थे, मैं उसकी बात कर रही हूँ। जिंदगी के उजाले में तुमने मेरा हाथ थामा और मौत के साए में मुझे अकेला छोड़ दिया। क्यों नहीं बताया मुझे? मैंने कई बार तुम्हें बताना चाहा, लेकिन तुम्हारे किसी वस्तु को किसी और के द्वारा इस्तेमाल किए जाने पर तुम्हारे पॉजिटिव बिहेवियर को लेकर मैं डर जाता था। बीमारी के बारे में पता चला तो ऐसा लगा सब डूब रहा है। चारों ओर अंधेरा छा गया, ठीक इस डूबते सूरज की तरह। तुम कोई वस्तु नहीं, जीते जागते इंसान हो और मेरी सांसों में समाये हुए हो। याद है दीपक, मैंने क्या कहा था तुमसे कि दीपक के बिना ज्योति का कोई वजूद नहीं है। और रही बात डूबते सूरज की, तो जो सूरज रात को डूबता है वो अगली सुबह निकलता भी तो है जिंदगी की खुशियों के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस डिस्कशन से आपने ये जाना होगा कि सेक्स का ज्ञान हमारे लिए आशीर्वाद के समान है और अज्ञान अभिशाप के समान है। मैं फिर से आपकी कॉलेज मैनेजमेंट को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो उन्होंने आपकी कॉलेज में ये ओपन डिस्कशन रखा। दोस्तों, हो सकता है कि समय मर्यादा की वजह से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस रह गए हो, तो आप मुझसे या किसी भी जेन्युइन सेक्सोलॉजिस्ट से जाके खुले दिल से उनके साथ चर्चा कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। उसके लिए आप कोई भी शर्म मत कीजिए, किसी भी तरह की झिझक मत कीजिए। और मैं अपनी गवर्नमेंट को, अपनी सरकार को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हर कॉलेज में, हर स्कूल में सही टाइम पे, सही वक्त पे बच्चों को सेक्स एजुकेशन देना चाहिए, ताकि वो अपनी युवा जिंदगी में
कभी कोई गलत रास्ते पे या गलत कदम न उठाए, क्यों कि हमारी युवा पीढ़ी अगर उन्नत होगी तो हमारा देश भी सर उठा के उन्नत हो पाएगा। नो फ्रेंड्स, इट इज़ नॉट द एंड, इन फैक्ट इट इज़ द बिगनिंग।